पहले अब लोग क्या करेंगे, जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर है कि भाई फ्रीडम टू चूज़ ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको मालूम है ना कि डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं, डब्ल्यूडीवी होता है, एसएलएम होता है। हमसे कहा जा रहा है कि भाई आपके पास ना डेप्रिसिएशन का मेथड चूज़ करने की आज़ादी है। ठीक है भाई, होगी आज़ादी। तो ये आज़ादी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सी लिमिटेशन को प्रेजेंट करती है? अब आपके सामने ये चारों चीज़ें जो लिखी हुई है ना, ये चारों की चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन है। आप इन पर एक बार नज़र मान लें। हिस्टोरिकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। ये चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस हैं, मतलब लिमिटेशन है। अब आपके ये काम में आ सकती हैं कहीं और, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे काम की बात करते हैं। इन्होंने कहा ये डेप्रिसिएशन का मेथड हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ये कौन सी लिमिटेशन को बता रहा है? ये बता रहा है इसे, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। देखो, मान लो अगर मैं जानता हूँ कि अगर मैं डब्ल्यूडीवी मेथड अपनाऊंगा तो डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन ना धीरे धीरे करके चार्ज होगा पीएनएल में, यानी प्रॉफिट धीरे धीरे कम करके रिड्यूस होगा। एसएलएम में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चला जाता है पीएनएल में। तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो मुझे अपने प्रॉफिट को जानबूझ के ज़्यादा बढ़ाकर दिखाना होगा तो मैं सोचूंगा एक काम करता हूँ, डब्ल्यूडीवी का मेथड अपना लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने प्रॉफिट को कम करके दिखाना होगा तो मैं सोचूंगा चलो एक काम करता हूँ, एसएलएम लगा लेता हूँ, क्योंकि एसएलएम में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चला जाता है। तो बहरहाल समझाने की बात यह है कि ये जो फ्रीडम है ना डेप्रिसिएशन के मेथड को चूज़ करने की, ये चीज़ बता रही है कि इंसान जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना एक बायसनेस रख सकता है, यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बायसनेस से फ्री नहीं है। तो ये इस चीज़ को समझा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ही हम एक और पॉइंट देख लेते हैं। अब देखो, अभी तो और के अंदर है, आपके एग्जाम के अंदर क्या पता इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो आपको वहाँ पर फ़ायदा मिल जाए। ये कहते हैं डैश इज़ इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, मतलब इन चारों में से कोई जो है वो करंट एसेट में इंक्लूड होता है। वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, एज़ पर रिवाइज शेड्यूल 3, हमारी बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है। बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, लेकिन जब करंट रेशियो कैलकुलेट करने की बात होती है तो उस टाइम में उसे अपने करंट एसेट में नहीं लेता। तो वो तो भाई ये हो गए हमारे लूज टूल्स हो गए। ठीक है ना, लूज टूल्स को मैं नहीं लेता। लूज टूल्स इन्वेंटरी का पार्ट होते हैं, मैं इनको करंट एसेट में नहीं लेता जब मैं क्या बना रहा होता हूँ, करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस को बहुत से लोग टिक कर देंगे गलती से। भाई प्रीपेड एक्सपेंस को हटाया तब जाता है जब आप क्या नाम है लिक्विड एसेट निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना, लिक्विड एसेट निकालते वक्त करंट एसेट में से इन्वेंट्री हटा दी जाती है और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दिया जाता है। लेकिन जब करंट रेशियो के लिए करंट एसेट निकाला जाता है तो करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री लेते तो हैं, लेकिन इन्वेंट्री का लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेते। ठीक है ना, तो आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। हाँ जी, देखते हैं भाई ज़रा अभी से ये क्या चीज़ है। ये कहते हैं भाई डेट इक्विटी रेशियो है जो है ना धमाका लिमिटेड की, वो 3:1 है। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या हुआ, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट अपॉन में इक्विटी, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी का मतलब होता है शॉर्ट शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर्स फंड। डेट इक्विटी रेशियो हमारी 3:1 है। ये कहते हैं इन चारों में से इन चारों सिचुएशन में कोई एक सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से हमारी डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एसेट साइड पर चलते हैं। एसेट साइड पर क्या होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। लाइबिलिटी साइड पर क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म डेट्स मतलब करंट लाइबिलिटीज़। अब ज़रा इन चारों सिचुएशन को देखते हैं। कहते हैं भाई हमने डिवेंचर्स इशू करें 2 लाख रुपए के। अब डिवेंचर्स इशू करने की वजह से क्या होगा, इधर लॉन्ग टर्म डेट्स में डिवेंचर की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और इधर कैश बढ़ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेट क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है हमारे, समझ आई बात ये नहीं आती, और शेयर होल्डर फंड है। अब डेट इक्विटी रेशियो में मान लो आपकी इक्विटी रेशियो 3:1 है, मैं इसे 3 लाख अपॉन में 1 लाख मान लेता हूँ, क्योंकि तभी तो ये 3:1 रहेगी। अब आपने लॉन्ग टर्म डेट इशू करे, इधर लॉन्ग टर्म डेट बढ़ा, इधर करंट एसेट में कैश बढ़ा। आप मुझे बताओ, शेयर होल्डर फंड तो 1 लाख ही रहेगा, लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख से बढ़ जाएगा आपका, 2 लाख से बढ़ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म डेट्स तो 5 लाख हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन के बाद, तो रेशियो तो 5:1 हो जाएगी।
तो मुझे बताना डिक्रीज़ होनी है, तो रेशो बढ़ गई। अगले में चलता हूँ, मैंने डिवेंचर इशू करे 3 लाख रुपए के वेंडर्स को, क्योंकि मैंने उससे मशीनरी खरीदी थी। तो कोई बात नहीं, इस बार क्या होगा, दोबारा लॉन्ग टर्म डेट बढ़ेगा और इधर मशीनरी बढ़ जाएगी। मेरे पास मशीनरी आई और साथ में डिवेंचर की लाइबिलिटी आ गई। इसमें भी क्या होगा, मेरी इक्विटी 1 लाख ही रहेगी और मेरे डिवेंचर जो हैं वो, यानी लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 3 लाख से बढ़ के 3 लाख में नए 3 लाख ऐड हो जाएंगे, तो रेशियो 6:1 हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी डेट इक्विटी बढ़ी रही है। अगले में आता है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 1 लाख रुपए। आपने गुड्स खरीदे उधार पे। अब जब गुड्स उधार पर खरीदोगे तो इधर करंट एसेट में इन्वेंट्री बढ़ेगी और इधर क्या नाम है, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर बढ़ेगा। ना ही शेयर होल्डर्स फंड पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही लॉन्ग टर्म डेट पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो यानी जितने शेयर होल्डर्स फंड पहले था 1 लाख वही रहेगा, लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख था वो 3 लाख ही रहेगा। तो इसकी वजह से रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये कह रहे हैं इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया आपने 2 लाख के, तो इक्विटी शेयर इशू करने पर क्या होगा, इधर शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, इधर कैश बढ़ेगा। शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड का। किसका पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड का। तो डेट तो आपके 3 लाख ही हैं और शेयर कैपिटल 1 लाख थी, 1 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गई। तो ये क्या हो गया, 1:1, रेशियो कम हो गई। यानी ये जो डी ट्रांजेक्शन है इसकी वजह से रेशियो आपकी रिड्यूस हो रही है। क्वेश्चन 29 देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ विल रिजल्ट इनटू नो फ्लो ऑफ कैश। यार ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मेरे करंट इन्वेस्टमेंट होती है और मैं इस करंट इन्वेस्टमेंट को मानता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट AS3 के हिसाब से। अगर मैंने इस मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेच दिया तो मेरा एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो जाएगा और मार्केटेबल सिक्योरिटी बिकेगी तो पैसा कैश में आएगा और कैश भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही होता है। तो एक तरीके से एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा है और दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है। तो ये बात तो सही है, स्टेटमेंट 1 अपनी जगह बिल्कुल सही है। और जब एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो दूसरा बढ़े तो इसे हम नो फ्लो ऑफ कैश कहते हैं। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। कहते हैं भाई आपने डिवेंचर इशू की है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसकी वजह से भी कैश का इनफ्लो नहीं होगा। जाहिर सी बात है भाई, जब मैं कोलेटरल सिक्योरिटी पे डिवेंचर इशू करता हूँ तो मैं किसी से पैसे थोड़ी लेता हूँ। मैं तो जिस बंदे ने मुझे ऑलरेडी उधार दे रखा है मैं तो उसी को डिवेंचर्स एज अ एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर दे देता हूँ, उससे पैसा थोड़ी लेता हूँ। तो उससे भी मैं कैश फ्लो मेरा नहीं हो रहा। तो ये कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बिल्कुल पहली का ऑप्शन ही सही है। इसी का आते हैं भाई, वे कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बोनस शेयर का मतलब है फ्री में शेयर्स इशू करना। फ्री में शेयर्स इशू करना, आप शेयर इशू किए और वो भी फ्री के अंदर, तो बताओ पैसा तो अब भी नहीं आया, तो आप इसे बोलेंगे नो इफेक्ट, यानी इनफ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा। क्वेश्चन 30 पर आते हैं भाई हम। ये कहते हैं भाई आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। 2022 के अंदर बैंक लोन था 1 लाख रुपए का, 2023 के अंदर बैंक लोन था नील। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। ये कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹3 लाख। 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल से आपने रेज कर लिया, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव हो गया। ये कहते हैं आपने बैंक लोन था उसे आपने रीपे कर दिया 1/4/2022 को, पहले ही दिन रीपे कर लिया, पहले ही दिन। यानी ये जो 1 लाख से घटकर नील हो गया ना, आपने पहले ही दिन वापस कर दिया, तो पहले ही दिन जेब से पैसे चले गए, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेगेटिव हो गया। सर इस पर इंटरेस्ट पे नहीं होगा इस साल, नहीं हो इंटरेस्ट पे, क्योंकि आपने पहले ही दिन पे कर दिया है और पहले ही दिन लाइबिलिटी पे कर दी, तो इंटरेस्ट में क्यों पे करूँगा। तो 3 लाख का पॉजिटिव, 1 लाख का नेगेटिव। सर मुझे ना डिविडेंड रिसीव हुआ है पूरे साल में 20,000, तो ये फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा 20,000 रुपये डिविडेंड रिसीव होना। सर डिविडेंड प्रपोज्ड 21-22 का, यानी पिछले साल का 50,000 था, बट ओनली 20,000 वॉज अप्रूव्ड बाई द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने लेकिन अप्रूव कितना किया, 20,000। तो यानी आपने पे कितना किया, सिर्फ 20,000 पे किया है पिछले साल का। तो आप देखिए 20,000 पॉजिटिव और 20,000 नेगेटिव, तो ये तो ज़ीरो हो गया। 3 लाख आया और 1 लाख गया, यानी 2 लाख का पॉजिटिव। तो आंसर हमारा हो गया बी, 2 लाख का पॉजिटिव। हाँ जी, कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं हम ज़रा। सवाल ये है विच एनालिसिस इज़ कंसिडर्ड एज डायनेमिक एनालिसिस। देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, दूसरे में आते हैं। नेम द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब मैं आपके सामने बैलेंस शीट बना देता हूँ। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट,
शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉन करंट लाइबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ ना, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी को, तो इसी को कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यानी शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब ये कहना है इसी में से नॉन करंट लाइबिलिटी को हटा दो। अब नॉन करंट लाइबिलिटी को इसी में से मैं हटा दूंगा तो बचेगा क्या, शेयर होल्डर्स फंड। द आंसर इज शेयर होल्डर्स फंड। अगला क्वेश्चन है, नेम द एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल डेट्स। बैलेंस शीट बनी हुई है, इसका बेनिफिट मिल जाएगा हमें। ये शेयर होल्डर्स फंड है और टोटल डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अगर मैं इन दोनों को यानी टोटल डेट को शेयर होल्डर फंड में ऐड कर दूं तो ये लाइबिलिटी साइड का पूरा टोटल हो गया और यही लाइबिलिटी साइड का टोटल एसेट के बराबर होता है। तो देखिए ज़रा आपके पास ऑप्शन क्या है, टोटल एसेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ। इक्विटी शेयर इशू किया आपने, भाई शेयर इशू करोगे पैसे आएगा, इन फ्लो ऑफ कैश है, कैश का फ्लो हो रहा है। परचेज ऑफ मशीनरी, आप मशीनरी खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो आउटफ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ कैश है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, आप डिवेंचर्स का पैसा वापस कर रहे हैं तो आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसा तो जा रहा है। कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश से पैसा कम हुआ, बैंक में पैसा जमा हुआ, यानी एक एसेट कम हुआ और एक एसेट मतलब एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हुआ और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया। और जब एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ता है और दूसरा घट जाता है तो उसे हम नो फ्लो कहते हैं। तो ये आंसर है डी। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी है 8000 डिवेंचर इशू कर रही है, 100 रुपये का एक है वो, लेकिन उसको 10% प्रीमियम पर इशू कर रही है, यानी 8000 डिवेंचर्स इशू कर 100 रुपये की जो नॉमिनल वैल्यू मिलेगी, यानी 8 लाख रुपए से तो आपकी डिवेंचर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और एसपीआर आपका 80,000 हो जाएगा 8000 डिवेंचर्स पर। अब जब आप 10 रुपये मांगेंगे तो एसपीआर आपका 80,000 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एसपीआर में इंक्रीज हुआ है इसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ दिखाएंगे, यानी जब आपका एसपीआर बढ़ रहा होगा, पिछले साल कुछ और इस साल 80,000 से बढ़ रहा होगा, तो एसपीआर को आप कहाँ दिखाएंगे, भाई इसे हम दिखाएंगे इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज़ मशीनरी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 8,60,000 रुपये है और 31 मार्च 2019 को उसकी वैल्यू 9,50,000 की हो जाती है। डेप्रीसिएशन पूरे साल में 40,000 लगा है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में, अ पार्ट ऑफ मशीनरी, उसको मैंने 25,000 में बेच दिया जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 रुपये की हुआ करती थी। आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। देखो ये वही हो गया जैसे जो लोग कैश फ्लो के अंदर मशीनरी अकाउंट बनाते हैं ना, तो उन्हें बस कुछ नहीं करना, मशीनरी अकाउंट बना लेना है। ठीक है। पहले तो आप ओपनिंग बैलेंस लिखें। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8,60,000 जैसा कि क्वेश्चन ने आपको बताया है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका, 9,50,000 जैसे कि क्वेश्चन ने आपको बताया है। ये कहते हैं पूरे साल में आपने 40 का डेप्रीसिएशन लगाया, तो डेप्रीसिएशन की वजह से आप अकाउंट को गिरा दीजिए। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन से मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये कहते हैं पूरे साल में आपने एक मशीनरी का पार्ट बेच दिया 25,000 रुपये में, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो थी वो 20,000 थी, यानी उसकी यहाँ पर वैल्यू 20 की थी, आपने उसे 25 में बेच दिया। चलो आपने बेचा उसे 25 में, उसके डेबिट बैलेंस को 25,000 से कम कर दिया। अब बताइए आपने एक्स्ट्रा कितना क्रेडिट किया, 5,000, उसे P&L में भेज दीजिए 5,000 से। ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कैश फ्लो क्या है, तो भाई पहले तो इस अकाउंट को पूरा करो। हाँ जी, 8,60,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 40,000 डेप्रीसिएशन की वजह से घट गया, बचा 8,20। आपने 25,000 का बैलेंस और घटाया और 5,000 से बढ़ाया, नेट कितने से घटाया आपने, 20,000 से, क्योंकि 20,000 की WDV आपने ख़त्म कर दी। ठीक है। बचा कितना, 8 लाख। तो आपका 8 लाख का बैलेंस साल के एंड में बचना चाहिए था, लेकिन ये 9.5 लाख है। क्यों बढ़ रहा है ये 9.5 लाख, क्योंकि आपने 1.5 लाख रुपए से मशीनरी खरीद ली। ठीक है जी। आप चाहें तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं 1.5 लाख। अब आपसे पूछा गया बताइए कि कैश फ्लो कितना है, तो भाई देखो कैश का फ्लो कहाँ कहाँ पर है। एक तो यहाँ पर है, ये मशीनरी का खरीदना, ये नेगेटिव में 1.5 लाख।
और ये मशीनरी का बेचना, ये पॉजिटिव में 25,000 है। तो ले देकर नेगेटिव में नज़र आ रहा है 1,25, नेगेटिव में 1,25 यानी आउटफ्लो 1,25। ठीक है ना मेरे बच्चे। आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एक तरीके का करंट एसेट है और एक अदर करंट एसेट है। लूज टूल्स करंट एसेट है और इन्वेंट्री है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है भाई हमारे? बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है और ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेडमार्क हमारा नॉन करंट एसेट है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में आता है ये ट्रेडमार्क। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट बेनिफिट, देखो जब खाली एम्प्लॉयज़ बेनिफिट लिखा हो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और अगर रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा हो तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन और नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, हेड और सब हेड दोनों बता दिए मैंने। हाँ जी, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ये एन ऑपरेटिंग साइकिल। एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन, देखो ऑपरेटिंग साइकिल एक टाइम पीरियड को कहते हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड किन दो चीज़ों के बीच में? फटाफट से आंसर देते हैं। रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाने तक। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं आप, पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कैश होता है आपके पास, कैश से आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है, वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, फिनिश गुड से वो उसकी सेल होती है, सेल होकर वो डेटर के पास पैसा होता है, डेटर से वो आता है हमारे पास कैश में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है इसी को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। द आंसर इज डी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक कंपनी है, उन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर उन्होंने 31 मार्च 2022 और 2023 का फाइनल डिविडेंड भी बताया हमें, प्रपोज डिविडेंड 1,10,000 और 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। ये कहते हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो उस टाइम पर हमें शुरुआत में नेट प्रॉफिट निकालना होता है। तो हम कहते हैं तो कितना डिविडेंड हमें ऐड करना पड़ेगा। देखो इंटरिम डिविडेंड तो कितना है, इंटरिम डिविडेंड कितना है मेरे बच्चे? 1,10,000 का। समझ में आई बात? ये नहीं आती? अच्छा, यहाँ पर देखो बात दरअसल ऐसी है, इन्होंने इंटरिम डिविडेंड बता रखा है 2 अलग अलग सालों का, कि 31 मार्च 2022 में आपने 1,10,000 का इंटरिम डिविडेंड पे किया था, और 2023 में यानी इस साल आपने इतना इंटरिम डिविडेंड पे किया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है आपको 31 मार्च 2023 की, यानी इस साल की। तो आप कौन सा वाला इंटरिम डिविडेंड ऐड करेंगे? तो देखो भाई बात सुनो, प्रपोज डिविडेंड के साथ क्या मैटर हुआ करता था? प्रपोज डिविडेंड के साथ हुआ करता था कि हम प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को ऐड करते थे, लेकिन इंटरिम डिविडेंड हम करंट ईयर का ही ऐड करते हैं। तो इस साल हमारे लिए इंटरिम डिविडेंड कौन सा है? 1,00,000 वाला, तो हम 1,00,000 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। प्रपोज डिविडेंड के साथ होता है जो प्रीवियस ईयर वाले को हम ऐड करते हैं और उसी को माइनस करते हैं फाइनेंसिंग से, लेकिन इंटरिम वाला करंट ईयर का ही ऐड होता है और करंट ईयर का ही माइनस होता है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में प्रपोज्ड के तो 2 दे रखे होंगे आपको, लेकिन इंटरिम का सिर्फ 1 ही दे रखा होगा, ठीक है ना, वो करंट ईयर का ही होगा। इधर देखते हैं भाई, प्लांट जिसकी कॉस्ट 1,00,000 रुपये है, उसके ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये का लग चुका है, उसे आपने 8,000 रुपये के प्रॉफिट पर बेच दिया। आपको ये बताना है कि इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना होगा। 1,00,000 की चीज़ जिस पर 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, यानी वो चीज़ बुक वैल्यू है उसकी 80,000 की, आपने उसे 8,000 के प्रॉफिट में बेचा, यानी पैसा कितना रियलाइज हुआ? 88। आपकी जेब में 88,000 रुपये आएंगे। द आंसर इज सी। ठीक है, अब आते हैं इधर। नमिश लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 2023 में लोन की वैल्यू 2.5 लाख थी, और 2022 में लोन की वैल्यू 2 लाख है, और 2023 में लोन की वैल्यू 2.5 लाख हो जाए, ठीक है। साल की शुरुआत में 2 लाख का लोन था, 2.5 लाख हो गया। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 कंपनी ने 1,00,000 रुपये का लोन रीपे कर दिया। आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये बताना है कि कितना नेट आया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर लोन 2 लाख था और वो 2.5 लाख का हो गया, तो एक काम करो, लोन का जो ओपनिंग बैलेंस है उसे मैंने 2 लाख लिख लिया, और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो मैंने 2.5 लाख लिख लिया।
अब मैंने 1 लाख से लाइबिलिटी पे कर दी, लोन पे कर दिया 1 लाख से, तो 2 लाख से अगर 2 लाख में से 1 लाख की लाइबिलिटी पे हो गई है जी, 2 लाख में से अगर 1 लाख की लाइबिलिटी पे हो गई, तो इसका मतलब बताओ मेरे पास लाइबिलिटी कितने से बचनी चाहिए थी? 1 लाख से बचनी चाहिए थी, लेकिन ये 2.5 लाख क्यों है? शायद आपने फिर 1.5 लाख रुपए का लोन इस साल में ले भी लिया होगा। समझ आई बात या नहीं थी? यानी 1 लाख का लोन अगर हमने वापस किया तो 1 लाख का लोन हमने दोबारा से ले भी लिया, तो ले देकर हमने नेट अमाउंट जो है ना 50,000 रुपये का रिसीव किया है। तो हमारे पास नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2 से बढ़ के 2.5 हुई है ना, यानी हमारे पास ज़्यादा पैसा आया है, तो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी द आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मोस्ट कॉमनली यूज एनालिसिस के लिए भाई कंपैरेटिव भी, कॉमन साइज भी, अकाउंटिंग रेशियोज भी, हम सभी को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। चेक इन हैंड हमारा कैश एंड कैश इक्वलेंट है, करंट एसेट में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, शेयर होल्डर्स फंड में आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसकी मैच्योरिटी अब 6 महीने से भी कम है, यानी पैसा जल्द से जल्द हमारे पास आने वाला है, तो ये हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ये है ना, क्योंकि पैसा जल्द से जल्द आने वाला है, और ये हमारे करंट एसेट में आ जाएगा। लूज टूल्स इन्वेंट्री है, करंट एसेट में आ जाएगा। लाइव स्टॉक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट एसेट में आ जाएगा। बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट एसेट में आ जाएगा।